पहले तो ये बता दो, कल वाले में कोई डाउट है तो बोलो। आगे था समझ? पढ़ लिए थे वो क्वेश्चन जो करवाए थे कि रिलेटिव पोजीशन सेम रहे, या अगर वोल्स इकट्ठे ना हो, कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे ना हो तो कैसे करते हैं। तो मैंने बार बार जोर देके क्या बोला था कि जब भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो एक साथ करने, टुकड़ों में कभी भी नहीं करना। डिस्टिंक्ट के लिए हमने क्या बोला हुआ था, टुकड़ों में वहां पर भी नहीं करना, क्या सिलेक्शन बात हुई थी ना वो वाली, अगर एक ग्रुप में से उठा रहे हो तो टुकड़ों में से नहीं उठा सकते। बाकी 2-4 मिनट वेट करो, बाकी भी लोग आ जाएं फिर। कौन कौन से दिए थे वैसे? पहला क्वेश्चन क्या दिया था? क्या? अच्छा अच्छा, चलो डिस्कस करना चालू करते हैं। सॉरी, बाकी आ जाएंगे। करे ये क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा, एक मिनट को मेरे पास लिखा हुआ है, लिखा तो हुआ था मेरे पास, एक मिनट को। सही है, 26 आएगा। आ गया सबका? आ गया? किसी का ना आयो? चलो मैं अपना तरीका बता देता हूँ, तुमने कुछ और किया हो तो वो भी ठीक है। हाँ 26 ही आएगा। कुछ नहीं करना, 6A's फिल करने, कोई भी रो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, क्या है, आइडेंटिकल है। तो हमें सिर्फ बॉक्सेस को सिलेक्ट करना होगा, बिठाने का तरीका तो एक ही होगा। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि तुम टोटल केसेस काउंट कर लो। टोटल केसेस मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोई रो एम्प्टी रह रही है नहीं रह रही। तो इसमें से कौन से केस हटाने हैं, जब या तो कोई तीनों रो एम्प्टी रह जाए, ऑब्वियसली तीनों रो एम्प्टी तो रहेंगी नहीं, या फिर 2 रो एम्प्टी रह जाए। अगर तुम 2 सबसे छोटी रो को भी एम्प्टी छोड़ दोगे तो बाकी 6A's को यहां पर फिल कर पाओगे? तो ऐसा हो सकता है कि 2 रो एम्प्टी रह जाए? पॉसिबल ही नहीं है। या फिर क्या होगा, कोई भी एक रो एम्प्टी रह जाए, वन ऑफ द रोज इज एम्प्टी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि R2 रो एम्प्टी रह जाए। अगर R2 रो एम्प्टी रह जाएगी तो मेरे पास कितने स्केयर्स बचेंगे? 4। तो काम नहीं चल पाएगा उससे, 4 स्केयर में 6A नहीं पुट कर पाएंगे हम। तो इसका मतलब अगर रो एम्प्टी रहेगी तो वो कौन कौन सी रह सकती है, या तो R1 या फिर R3, इन दोनों में से कोई एक रहेगी। टोटल केसेस क्या होंगे, कितने स्केयर्स हैं अपने पास? 8 में से कोई भी 6 स्केयर्स सिलेक्ट कर लो, 8C6 रैंडम सिलेक्ट हो गए। अब इसमें वो वाले केस माइनस कर देते हैं जब या तो R1 रो एम्प्टी रहेगी या R3 एम्प्टी रहेगी। तो डिसाइड करने के तरीके 2C1। मान लो R1 एम्प्टी रहेगी, इसमें कुछ नहीं डालना। अब कितने स्केयर्स बचे मेरे पास? 6 में से कितने चाहिए मुझे? 6 चाहिए, तो इनटू में कितना आ जाएगा? 6C6। अरेंजमेंट करने की जरूरत है दोबारा बोलो, क्योंकि सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है। अगर वो बोलता ABCDEF है, 6 लेटर है, अब पुट करो, अब क्या करना पड़ता? पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता फैक्टोरियल 6, क्योंकि अरेंजमेंट भी होती कि किस स्केयर में A आ रहा है, किस स्केयर में B आ रहा है और किस में C आ रहा है। आइडेंटिकल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8C6 कितना होगा? 28 माइनस ये कितना होगा? 2, आंसर आ जाएगा 26। आ गया था सबका? नोट कर लो, अगर नहीं आया था तो, किसी को दिक्कत है तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। और कौन सा दिया था? टोटल नंबर ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, परम्यूटेशन बतानी थी, R से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं उठानी, और कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मर्जी बार आ सकती है। तो ये वैसे अलाइक ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन था नहीं, वैसे ही था वैसे। सर 6C6 कैसे है? क्योंकि अगर हमने R1 रो को एम्प्टी छोड़ दिया तो यहां पर हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। तो 6 डब्बे हैं, 6 में से 6 डब्बे चाहिए, तो 6C6 या इंटू 1 लिख लो सिंपली। सॉरी, हाँ अलग अलग केसेस बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन वही दिक्कत है, फिर जितना छोटा हो सके उतना ज्यादा करने की कोशिश करेंगे अपने। हो गया नोट? एक्सप्लेनेशन लिख लेना अपने आप। नेक्स्ट क्या था अपने पास कि n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास,
एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली। हमें परम्यूटेशंस बतानी थी ऑफ नोट मोर देन आर ऑब्जेक्ट्स। नोट मोर देन आर का मतलब क्या हुआ? या तो हम आर ऑब्जेक्ट्स लेंगे या आर से भी कम लेंगे। मतलब यहां पर कितनी ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है और अरेंजमेंट करनी है वो पक्का नहीं है, कितनी भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? आर। फिर हमें बोला गया था कि सॉरी सॉरी शब्द दूसरे थे, लेकिन उसके कहने का मतलब क्या था? रिपीटिशन अलाउड है। उसने बोला था ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मर्जी बार ले सकते हो, तो रिपीटिशन अलाउड है। तो कैसे करेंगे? तो ये कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो लेनी पड़ेगी ना अपने को। अगर हम परम्यूटेशन कर रहे हैं तो कम से कम एक तो आए। तो या तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगी, इस एक प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? एन होंगे। या फिर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट लेंगे, पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? एन इंटू इस प्लेस को फिल करने के एन, क्योंकि जो पहले ऑब्जेक्ट आ चुकी है वो दूसरे प्लेस पर दोबारा आ सकती है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, या फिर क्या होगा? तीन प्लेसेस होंगे, अब कितना आएगा? एन इंटू एन इंटू एन। समझ में आ रही है बात? अलाइक का है नहीं, बस उससे मिलता जुलता सवाल है, कहीं और लिखवाने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए यहां लिखवा दियो। ठीक है, कहीं अलाइक से करने की कोशिश करो। या फिर कितनी आ सकती है? चार। अगर चार आएंगी तो कितना आएगा? एन मल्टीप्लाई होता जाएगा चार बार, ये काम चलता जाएगा, कितने प्लेसेस तक आएगा? मान लो ये आर प्लेसेस आ गए। अब जो एन होगा वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? आर टाइम्स। किसी नंबर को आर टाइम्स मल्टीप्लाई करें मतलब उसकी पावर आर कर दें। तो अगर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमें निकालनी हो तो इन सबको अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब। कहां तक जाएगा? इसका सम निकाल सकते हैं, जीपी है। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो। बार बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एन से। आर से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? कौन था यार वाला? तू था? अच्छा, ये तो इधर उधर देख रहा था, कौन था आर वाला? किससे मल्टीप्लाई करो? एन से मल्टीप्लाई करो ना। इसकी पावर कितनी आती है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अगर पावर 1 से आर तक जा रही हो तो कितनी टर्म्स आएंगी? अपॉन में कितना आएगा? कॉमन रेशियो -1। ये आंसर है बस। कोई दिक्कत हो? नोट कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं। और अगर वो बोल देता है मोर देन आर ऑब्जेक्ट्स तब क्या बोलता? अगर वो बोल देता आर से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स चाहिए, इनफाइनाइट आ जाता। R+1 ले लो, R+2 ले लो, कोई खत्म तो होगा ही नहीं ना कहीं पर। इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स ले लो तो नंबर ऑफ वेज भी कितने आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। हाँ, ये बोल सकता था कि R से ज्यादा होनी चाहिए और M से कम होनी चाहिए, तो फिर R से लेकर M तक की जीपी बन जाती, या कह लो R+1 से लेकर M तक की जीपी बन जाती। वो स्टेटमेंट पढ़कर तुम बता सकते हो, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का यही होता है। और कौन सा दिया था? Find the whole number of 6-digit numbers such that all the digits. ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आएगा हाँ 1 2 3 4 5 में से 6 डिजिट के नंबर बनाने थे, जो डिजिट आ गई वो 1405 सही है। किस किस का आ गया? वैसे करा है, बस इतना चाहिए मुझे। अटेम्प्ट करके आए हो ना पूरा ढंग से? ठीक है काज, सही है, हो गया ना नोट? तो क्वेश्चन ये था कि एक सेट दिया गया था 1 2 3 4 5। हम डिजिट्स का सिलेक्शन सिर्फ यहीं से कर सकते हैं। कितने डिजिट के नंबर बनाने थे? 6 के। और साथ में कहा गया था एवरी डिजिट दैट अपीयर्स इन द नंबर अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस। अगर आए तो कम से कम 2 बार आए, नहीं तो आए ना।
ये एक तरह से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट से मैंने 4 लेटर के वर्ड बनाए थे, तो रिपीटेशन होना जरूरी है, ठीक है, कितनी मर्जी बार रिपीट करवा दो, तो इसको तुम डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, एक लाइन में इसको करने का कोई तरीका नहीं है, केसेस ही बनाने पड़ेंगे तुम्हें। तो केसेस क्या बनाओगे, शुरुआत कहां से करोगे, कौन बता, जिसका आंसर आ गया वो नहीं, तुम्हारा तो आ ही गया, कोई और बताना चाहे, कुछ भी डिस्कस करते हैं, वैसे शुरुआत करनी हो कहां से करोगे, सारे सेम होंगे। सारे आइडेंटिकल होंगे। मैंने कल भी बोला था कि अगर इस टाइप के केसेस अगर काउंट करने हो तो हमेशा एक फिक्स पैटर्न फॉलो करा करो, ये नहीं कि रैंडम लिखना चालू कर दिया, नहीं तो कोई केस छूट भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो पहला केस क्या हो सकता है कि 6 की 6 जो डिजिट्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है। कहानी लिखना चाहो तो आगे पीछे लिख लेना, ऑल 6 डिजिट्स आर आइडेंटिकल, और वो जो कुछ भी है, नहीं तो 6 आइडेंटिकल से भी समझ जाओगे। अब 6 आइडेंटिकल डिजिट है, मतलब एक ही डिजिट है जो 6 टाइम्स आ रही है, तो कौन सी डिजिट है वो डिसाइड करना पड़ेगा या अपने आप हो चुका है, वो करना पड़ेगा कि कौन सी डिजिट आ रही है, 1 6 टाइम्स आ रहा है या 2 6 टाइम्स आ रहा है या 3 आ रहा है, डिसाइड करना पड़ेगा। तो कितने ऑप्शंस है मेरे पास, 5C1। तो सपोज करो 2 सिलेक्ट हो गया, अगर 2 सिलेक्ट हो गया तो 2 कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा ना। तो अरेंज वगैरह करने की जरूरत है हमें, तो 5C1 से डायरेक्ट काम हो गया। अब या तो 6 आइडेंटिकल है, 6 से कम पर आओ, 5 आइडेंटिकल हो एक अलग हो, ये पॉसिबल है, क्योंकि 5 आइडेंटिकल है और अगर एक अलग है तो वो जो एक अलग वाली है वो रिपीट नहीं हो रही ना, और हमें बोला गया है कि रिपीटिशन होना जरूरी है। तो 5 आइडेंटिकल प्लस 1 डिस्टिंक्ट बनाएंगे हम, नहीं बनाएंगे। अब 5 से कम पर आओ, कितना होगा, 4 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट कैसे, अगर मैं 2 डिस्टिंक्ट ले लूंगा तो वो डिस्टिंक्ट आ जाएंगी तो रिपीट नहीं हो रही ना, वो भी फिर वो कहां रिपीट हो रही, हर डिजिट रिपीट होनी चाहिए। तो अगर 4 आइडेंटिकल हैं तो बाकी की जो 2 बची वो भी आइडेंटिकल होनी चाहिए, बस पहले वाले से अलग होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी डिजिट है जो 4 बार आ रही है। 5C1 से मैंने वो डिजिट सिलेक्ट कर ली जो 4 बार आ रही है, मान लो 1 सिलेक्ट हो गया, तो 1 कितने बार आएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी डिजिट है जो 2 बार आ रही है। तो अब मेरे पास इसको डिसाइड करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 4 है, क्योंकि 1 को दोबारा नहीं कर सकते ना, अगर 1 को दोबारा ले लिया तो 1 तो कितनी बार आ गया, 6 टाइम्स आ गया, वो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों करेंगे उसे, नहीं करना। तो अब कितने ऑप्शंस बचे, 4। जब मैंने 4C1 करा तो एक डिजिट और सिलेक्ट होगी, सपोज करो 4 सिलेक्ट हो गया, तो 4 कितनी बार आएगा, 2 बार। अब इनको अरेंज करेंगे, अपने आप हो जाएगा, करना पड़ेगा, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। तो टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, 6, जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं, 4 आइडेंटिकल हैं। इतनी बात समझ में, ये जो साइड में लिख रहा हूं एग्जांपल है, साथ में मत लिख लेना इनके। अच्छा, 4 आइडेंटिकल से और कोई केस बना सकते हो, कोई और वेरिएशन नहीं हो सकता। 4 आइडेंटिकल के बाद सॉरी क्या आएगा, 3 आइडेंटिकल। अच्छा 3 आइडेंटिकल है, बाकी 3 बच गई, तो वो 3 भी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। दोबारा फिर बोल रहा हूं 15वीं 16वीं बार कि अगर कोई दिक्कत हो, कोई और केस डिस्कस करना हो तो कर लेना, ये मत सोचना कि गलती है वो। 3 आइडेंटिकल 3 आइडेंटिकल, अब डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 3 आइडेंटिकल वाला कौन है। तो एक काम करते हैं, 5 में से कोई भी 2 नंबर उठा लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा, 5C2 कर लिया। 5C2 से करने से मेरे पास 2 डिजिट सिलेक्ट होगी, मान लो एक तो 2 सिलेक्ट हो गया, तो 2 मुझे पता है कितनी बार लेना है मुझे, 3 बार। मान लो 5 सिलेक्ट हो गया, 5 को कितनी बार लेना होगा, ये काम हो गया 5C2 से। अब इनको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। अगर अरेंज करेंगे तो टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 3 अलाइक हैं, 3 अलाइक हैं। कैसे कर सकते थे, लेकिन इनटू फैक्टोरियल 2 भी करना पड़ता, क्योंकि 5C2 से 2 डिजिट तो सिलेक्ट होगी, 1 और 4, लेकिन कौन 4 बार आ रही है कौन 2 बार आ रही है ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वहां पर इंटू फैक्टोरियल 2 कर देते, 5C2 कितना होता है, 10 होता है, इंटू 2 कितना आता है, 20 आता, 5 इंटू 4 भी कितना आएगा, ठीक है। अच्छा 3 आइडेंटिकल से और कोई केस बन सकते हैं, बस ये 3 से कम अब कितना होगा, 2, तो 2 आइडेंटिकल नहीं, अगर प्लस 4 आइडेंटिकल ले लिया वो तो यही केस हो गया ना। तो 2 आइडेंटिकल प्लस 2 आइडेंटिकल,
प्लस 2 आइडेंटिकल, या लाइक वर्ड यूज कर लेना जो तुम्हें अच्छा लगता हो। तो यहां पर क्या करेंगे, कितनी डिजिट्स चाहिए हमें? 5C3 से हमने 3 डिजिट ले ली। सपोज करो एक तो 2 सिलेक्ट हुआ, तो 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 आएगा 2 बार। अब इनको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के वेज कितने आएंगे? ये आंसर। इन सबको क्या करेंगे? बाद में ऐड कर देंगे। ये एग्जांपल साफ करूं या लिखने? जो मैं लिखे रख रहा हूं यहां पर। तो टोटल सच नंबर्स अगर हमें देखने हो तो कितने आ जाएंगे? सबको ऐड कर देंगे। कर लोगे ऐड अपने आप? तो इसका आंसर आ जाता है 1405। कोई स्टेप समझ में नहीं आया? अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई और केस भी बनना चाहिए तो बात कर लो। वहां एवरी क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन है भाई। क्या बोलूं मैं तुझे? तेजस भाई क्वेश्चन में लिखवाया था नहीं लिखवाया था? लिखवाया होगा। एवरी वर्ड लिखवाया था ना कि एवरी डिजिट अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस। एंड पूरा स्टेटमेंट क्या लिखा था? Find the number of all 6-digit numbers such that all the digits of each number are selected from the set 1, 2, 3, 4, 5 and any digit that appears in the. वो एक ही बात तो होगी फिर। वो एनी डिजिट दैट अपीयर्स, वो अंग्रेजी कमजोर है तुम्हारी भाई। वो एवरी ही एक तरह से मतलब है उसका। सब प्लस 3 आइडेंटिकल प्लस 3 डिस्टिंक्ट क्यों नहीं आएगा? 3 डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे 3 आइडेंटिकल आ गई, 2 तो आ गया 3 बार। 3 डिस्टिंक्ट का मतलब एक 4 आ गया, एक 5 आ गया और एक 1 आ गया। तो 4, 5 और 1 जो आएंगे वो अपने आप को, अरे एक तो यार 4, 5 और 1 जो आएंगे फिर वो अपने आप को रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो बाकी की जो 3 बची हैं वो भी आइडेंटिकल ही होनी चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो क्वेश्चन की कंडीशन फेल हो जाएगी। और बताओ किसी को दिक्कत हो तो? कर लिया नोट? करो चलो चलते। और कौन सा दिया था इसके बाद? इंडिपेंडेंट में से 5 लेटर उठाने थे। किसका क्या आंसर है बताओ? 72। किस किस का है 72? और किसका क्या आंसर? सॉरी, अब तुम कह रहे हो सारे की ट्राई करके आए हम। सही है, 72 आंसर आएगा। डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो जिनको नहीं पता था। इंडिपेंडेंट में सिर्फ वर्ड्स लेटर्स का सिलेक्शन करना था, अरेंजमेंट नहीं करना था हमें। ठीक है, देखो हमें कहा गया था सिलेक्शन ऑफ 5 लेटर्स। तो इसमें क्या बताया था? पहली एक लाइन में कभी भी आंसर नहीं आएगा, हमेशा तुम्हें केसेस बनाने ही पड़ेंगे, कुछ भी कर लो। सॉरी, थोड़ी देर के लिए चुप रहना, ठीक है? तो पहला काम क्या बताया था कि जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको इकट्ठे लिख लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आई कितनी बार आ रहे? एन कितनी बार आ रहे? 3 बार। अच्छा, डी कितनी बार आ रहे? 2 बार। इसके बाद ई आ रहा है 3 बार। पी 1 बार आ रहे। ई एन डी ई एन टी कितने होंगे? 3 3 6 2 8 3 11। ठीक है, सही है। अब तो कर ही लेंगे इसके बाद। तो इसमें मैंने कल भी काफी बार बोला था कि इसमें हम कभी भी लेटर सिलेक्ट नहीं करते, इसमें ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। तो कितने ग्रुप्स हैं मेरे पास? एक एन का ग्रुप है, एक ई का ग्रुप है, एक डी का ग्रुप है, बाकी 3 ग्रुप अलग पड़े हैं, पी आई ओ टी। ठीक है, हमेशा ग्रुप सिलेक्ट होंगे, लेटर्स तो उसमें से बाद में निकाल लेंगे जितने चाहिए। अब हमें 5 लेटर चाहिए, या तो चालू कर लो 5 डिस्टिंक्ट चाहिए, 5 अलाइक, किसी एक एंड से चालू कर लो। मैं 5 आइडेंटिकल वाले से चालू कर रहा हूं। 5 के 5 लेटर्स आइडेंटिकल हो सकते हैं? ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो मुझे एक साथ 5 लेटर दे सके। 4 आइडेंटिकल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो पहला केस तो क्या बनेगा? 3 आइडेंटिकल,
लिख लूं ना इस तरीके से, समझ लो। बाकी के 2 बचे हैं वो भी आइडेंटिकल होंगे। अब अगर 3 आइडेंटिकल आ रहे हैं तो वो कहां से आ सकते हैं? या तो n वाला ग्रुप दे सकता है या e वाला ग्रुप। तो सिलेक्ट कर लो 2C1। मान लो डिसाइड हो गया n वाला ग्रुप है, तो n वाले से कितने लेटर्स आए मेरे पास? 3। अब मुझे 2 आइडेंटिकल और चाहिए, n से ले सकते हो, वो तो ग्रुप खाली हो चुका है। अब या तो वो e से आएगा या d से आएगा। कितने ग्रुप बचे? 2C1। अरेंज करने की जरूरत है अपने को, तो डायरेक्ट ये लिख देंगे 4 आ गया। अच्छा, 3 आइडेंटिकल में और क्या बन सकते हैं? 3 आइडेंटिकल हो, एक अलग है, एक उससे भी अलग है। तो 3 आइडेंटिकल दोबारा कौन दे सकता है मुझे? या तो n वाला ग्रुप दे सकता है या e वाला ग्रुप दे सकता है। तो 2C1 आ जाएगा इनटू तो मान लो 2C1 से e वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया इस बार, तो e वाला तो गायब हो गया ना। अब कितने ग्रुप बचे? n, d, p, i और t, 5 ग्रुप बचे। उन 5 में से मुझे 2 अलग अलग चाहिए, तो सिलेक्ट करने के तरीके मैंने कल भी बार बार बोला था। अगर d वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया तो मुझे मन में पता है कि कितने लेटर चाहिए मुझे, एक ही चाहिए, ठीक है, वो अपने आप होता जाएगा काम। 2C1 इंटू 5C2 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 3 आइडेंटिकल के लिए और कोई केस बन सकता है? बस यही है। अच्छा, 2 आइडेंटिकल के लिए क्या बन सकता है? बनेगा 21। तो 2 आइडेंटिकल मतलब मुझे 2 ग्रुप ऐसे चाहिए जो 2 आइडेंटिकल दे सके। ऐसे कितने ग्रुप्स हैं? 3। उन 3 में से मैं 2 ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा। मान लो n वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया, e वाला हो गया, तो यहां से कितने कितने लेटर निकालेंगे? 2 2, ठीक है। बाकी कितने ग्रुप बचे? 4। एक d वाला, p, i और t। उन 4 में से कितने चाहिए? एक 4C1। तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अच्छा, 2 आइडेंटिकल के लिए और क्या हो सकता है? कि बाकी जो तीनों हैं वो तीनों क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। 2 आइडेंटिकल प्लस 1 डिस्टिंक्ट प्लस 1 डिस्टिंक्ट प्लस 1 डिस्टिंक्ट। 2 आइडेंटिकल के लिए कितने ग्रुप्स हैं? 3C1। मान लो n वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया। अब बाकी के 3 डिस्टिंक्ट चाहिए, उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5 5C3। 10 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 30। 2 आइडेंटिकल के लिए और कुछ हो सकता है? अब अगला क्या? सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, पांचों के पांचों डिस्टिंक्ट है। तो कितने ग्रुप्स हैं मेरे पास? 6। उस 6 में से कोई भी 5 ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। 65 6। अगर अरेंजमेंट करनी होती तो कोरेस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट मल्टीप्लाई हो जाती। जैसे इस केस में कितना मल्टीप्लाई होता? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। इस केस में फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसमें फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। कर लोगे वो तो? सबको ऐड कर लेना, चेक कर लो कोई मेरी गलती ना होगी। 24 और 630 और 72। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? सबको ऐड करोगे 72। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गलतियां देख लेते हो ना अपनी, क्या क्या हो रही है? बोलता है नहीं तो पहले यस सर सुन तो लिया, अगर पहले आदमी सामने से बोलना क्या सेंटेंस। केस 3 रिपीट करना है। केस 3 में हमने कहा है कि 2 आइडेंटिकल है, 2 और लेटर है वो भी आइडेंटिकल है लेकिन पहले वाले से अलग है, और बाकी बचा हुआ एक लेटर डिस्टिंक्ट है। तो हमने कहा 2 आइडेंटिकल प्लस 2 आइडेंटिकल के लिए मुझे इन 3 ग्रुप में से कोई भी 2 ग्रुप चाहिए होंगे। तो 3C2 से 2 ग्रुप सिलेक्ट हो गए। मान लो n वाला सिलेक्ट हुआ, e वाला सिलेक्ट हुआ, तो यहां से 2 लेटर निकाल लेंगे, यहां से 2 लेटर निकाल लेंगे। जो तीसरा डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए हमें, वो या तो d से आएगा या p, i या t। तो 4 ऑप्शन है, तो 4C1 आ गया। ये बात हुई है। और बोलो कोई डाउट है तो। कर लिए बुकलेट के उस क्वेश्चंस को? क्यों? तेरे से पूछ ही नहीं रहा, वो पीछे तूने भी ना करा था क्या? नहीं, तूने तो करा था, तूने भी ना करा था क्या? क्यों नहीं करे? तो ये तो 4-5 थे। टाइम से लगता है लेकिन कर लेते हैं। तो बाकी दिन क्या करा? बाकी नोट्स वगैरह पढ़ना, बुकलेट, फिजिक्स की साइंस अच्छे से करना है। चल कर लेना जो मार्क करवाए होंगे, ठीक है। 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, और एक क्वेश्चन पर 15-15 20-20 मिनट मत लगाना। जो मार्क करवाए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा 1-2 मिनट में हो गया, ठीक है आगे बढ़ो, फिर हुआ ठीक है आगे बढ़ो, एक राउंड निकाल लो। इस तरीके से 40-50 क्वेश्चन मार्क करवाए होंगे ना,
उसमें से होपफुली 15-20 तो हो ही जाएंगे, कुछ तो नोट से डायरेक्ट मैच करते हुए दिखेंगे। बस 4 की जगह मैंने 5 लिखवाया हुआ, 5 की जगह 6 लिखवाया हुआ, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद सेकंड राउंड निकालो। अभी दिमाग में नहीं आ रहा, शाम को दोबारा उठाओ। जितने खुद होंगे ना अपने आप, गलतियां खुद अपनी पहचानना सीखोगे, उतना ज्यादा आगे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। तो कर लेना। क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक भी हो चुका है, उसमें मेरी कोशिश तो ये थी, एक आध गलती से मार्क हो गया हो तो पता नहीं। अलाइक वाले मैंने मार्क नहीं करवाए थे, तो 1-2 दिन में मैं वो भी भेज दूंगा जो अलाइक वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सेकंड केस में मिथिल ये बोला है हमने कि 3 आइडेंटिकल हैं, बाकी के जो 2 हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो 3 आइडेंटिकल या तो N से आ सकते हैं या E से आ सकते हैं। तो 2 में से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, 2C1। मान ले N वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे हैं? E, D, P, I, T। ये 5 ऑप्शन बचे हैं। बाकी के दोनों डिस्टिंक्ट चाहिए, तो 5 में से कोई भी 2 ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, 5C2। तो जो सॉरी, जो 2 ग्रुप सिलेक्ट होंगे उनमें से एक एक हमारे पास आ जाएगा। कोई बात नहीं पारस, सारे तो एक साथ आएंगे भी नहीं, पढ़ते रहा करो नोट्स दोबारा बार। एक बात और, अब सैटरडे संडे छुट्टी है ना तुम्हारी? यस सर। एक चैप्टर बोलो अपनी पसंद का, बोलो, मैं उसके फॉर्मूले पूछने वाला हूँ मंडे को। क्योंकि मैंने पिछली बार बोला था ना कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन ढूंढा करो हमेशा रिवीजन करने के लिए, जो पुराने चैप्टर है। तो करवानी पड़ेगी, मुझे लगता नहीं तुम लोग कर रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री तो मन से करवा ही रहे हैं। बाइनोमियल अभी खत्म हुआ है। मनुष्य अगर उसके भी नहीं बता पाओगे तो ये रहा, चुल्लू भर से भी ज्यादा ये। एसओटी तो तुम्हारा हुआ नहीं ना अभी? किसका हो गया? वो क्या होता है? अच्छा ये पूछे, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का 3rd चैप्टर होता है। पहला चैप्टर कौन सा हुआ था क्लास में? सेट्स के बाद, रिलेशन एंड फंक्शन के बाद। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या हुआ था? मोड वगैरह की प्रॉपर्टीज होगी थी, हो गया सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज। चलो बेसिक मैथ्स के बाद क्या था? और ट्रिग्नोमेट्री के बाद मतलब पढ़ लेना। चलो कुछ आवाज आ रही है, केवीपीवाई का पेपर है तो पेपर दे लेना, लेकिन पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना। जिनका जो पेपर नहीं दे रहे केवीपीवाई का, कोई भी एक चैप्टर उठाओ जिसके तुम्हें लगता है कि नोट्स याद नहीं है, वो पढ़ लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्रॉपर की रैंक निकालनी थी। आंसर आया? यस सर, 105 आया। 105 आएगा, सही। प्रॉपर की रैंक निकालनी थी, वही अगर डिक्शनरी में अरेंज किया जाए सारे वर्ड्स को, सॉरी, किस पोजीशन पर आएगा? किस किस का आ गया इसका आंसर? 105 आंसर है, किस किस का? ठीक है। तो करने का जो बेसिक तरीका है वो सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अलाइक की वजह से हल्का सा चेंज हो जाएगा। अभी भी तुम क्या करोगे? लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे। जैसे पहले कौन आएगा? ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर दोनों पी आएंगे और फिर दोनों आर आएंगे। यही होगा ना? टोटल कितने बनेंगे? 720 4 कितना होता है? 180। ठीक है, उतनी सी बात ही है। तो काम करना चालू करो। पहले किसको फिक्स करोगे? ई को। बाकी 5 लेटर्स, अब ई को फिक्स कर दिया तो बाकी 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। जब ई हट चुका है तो उसमें से दो आइडेंटिकल है ना? कर लूंगा मैं, 1 मिनट रुक जाओ। जब पूछता हूं तब तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, तब जैसे बिल्ली लेगी आवाज तुम्हारी जुबान में। 5 जो लेटर्स बचे थे उसमें से 2 पी आइडेंटिकल थे, 2 आर आइडेंटिकल थे, तो उससे डिवाइड करना पड़ा अपने को। 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 30। ई के बाद किसकी बारी आएगी? ओ की। जब ओ को फिक्स करे तो क्या क्या बचा है? ई, 2 पी बचे हैं, 2 आर बचे हैं, उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5, 2 आइडेंटिकल तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, कितना आएगा? 30। ओ के बाद किसकी बारी आएगी? पी की। तो एक पी तो फिक्स हो गया, एक लेटर मैच कर गया ना।
अब क्या बताया था, अगर फर्स्ट लेटर मैच कर जाए तो किस पर जाओगे, सेकंड लेटर पर। अब सेकंड लेटर क्या आएगा, ई। मैच कर रहे हैं तो बाकी 4 लेटर को अरेंज करना पड़ेगा। अब देखो पी और ई तो आ चुके हैं ना, 4 लेटर बचे अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 4 अपोन में कितना आएगा, सिर्फ फैक्टोरियल 2 आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाकी बचे हुए लेटर्स में सिर्फ आर आइडेंटिकल हैं, बाकी तो, क्योंकि पी कितने बचे इसके बाद, अगर एक पी शुरू में रख चुके हो तो एक ही पी बचा है ना, तो जिनको अरेंज कर रहे हो उसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 2 आएगा, सिंपल। कितना आ जाएगा। अच्छा ई के बाद किसकी बारी आएगी, सेम काम होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा 12। अच्छा ओ के बाद किसकी बारी आएगी, अब मैच कर गया, Yes, sir. ठीक है, तो आर को फिक्स कर देंगे। अब थर्ड लेटर क्या लिखेंगे, ई। तो बाकी के 3 लेटर को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, उसमें रिपीटिशन हो रही है इस बार, क्योंकि P को नहीं करेंगे पहले। O के बाद तो एक P बचा हुआ है ना। अच्छा हाँ सही बात है, मैंने गलत लिख दिया। क्या, हाँ सही बात है, एक पी बचा हुआ है, बाकी 4 लेटर बचे, अभी भी मैच नहीं कर रहा, तो फैक्टोरियल 4, उसमें से 2 आइडेंटिकल हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, कितना आ जाएगा 12। पीपी हो गया। अब आएगा सही बात है पी आर, अब आर मैच कर जाएगा, पी आर के बाद किसको फिक्स करेंगे, ई को। 3 लेटर बचे, उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। अगर पी आर ई को रख चुके हैं तो बाकी 3 लेटर कौन से बचे हैं, पी आर और ओ, ओपीआर। ओपीआर में रिपीटिशन हो रहे तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6 बोल देंगे। पीआर तो फिक्स ही है, ई के बाद किसकी बारी आएगी, तो ओ भी मैच कर गया, ये भी गया। अब किसको फिक्स करेंगे, फोर्थ लेटर को। फोर्थ लेटर क्या हो सकता है, दोबारा ई से शुरू होगा, याद आ ही रहा होगा। Yes, sir. बाकी जो 2 लेटर बचे हैं पी आर ओ ई के अलावा, कौन से बचे हैं, पी और आर बचे हैं। पी और आर में कोई रिपीटिशन नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 2। अच्छा पी आर ओ तो फिक्स ही है, ई के बाद किसकी बारी आएगी, पी की। मैच कर गया प्रॉपर के साथ, तो पी भी गया। इसके बाद किसकी बारी आएगी, ई की और आर, तो पूरा वर्ड ही बन गया। अब इससे पहले कितने वर्ड्स बने हैं, 30 + 30 60, 60 और 36 कितना होता है, 96, 96 और 8 104, तो इससे पहले 104 वर्ड्स बने, तो इसकी रैंक क्या आएगी, 105। तो कुछ अलग नहीं है ना इसमें, बस इतना देखना ही। उसमें तो क्या करते थे, डायरेक्ट लिख देते थे, अगर 4 लेटर बचे हैं तो फैक्टोरियल 4। इसमें देखना पड़ेगा कि बाकी के जो 4 लेटर बचे हैं उसमें कहीं रिपीटिशन तो नहीं हो रहा। कर लोगे इस टाइप के, शॉर्टकट करने हैं वैसे तो ना करो यार, ऐसे ठीक है। डिस्टिंक्ट का सीखना फिर भी थोड़ा आसान होता है, मैं उसका बता देता हूं, वैसे मेरा मन तो नहीं है। एक वर्ड करवाया था रैपिड, याद है। इसको करने का तरीका ये होता है, जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स आते हैं उसी के कोरेस्पॉन्डिंग इनको नंबर असाइन कर दो। जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर्स आएंगे उसी ऑर्डर में इनको नंबर असाइन कर दो। पहले कौन आएगा, ए आता है तो इसको नंबर असाइन कर दो 1, फिर डी आएगा 2 3 4 5, इतना काम हुआ। अब तुम्हें क्या करना है कि 5 के राइट में कितने छोटे नंबर हैं, 5 के राइट में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं, 4, तो यहां पर लिखो 4। 1 के राइट में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं, 4 के राइट में, 4 के राइट में 2 नंबर है ना, 3 और 2 जो इससे छोटे हैं। 3 के राइट में कोई नंबर है जो इससे छोटा है, एक नंबर है ऐसा। 2 के राइट में कोई नंबर हो जो इससे छोटा हो, तो जितने राइट में नंबर हो छोटे वाले वो नोट कर लो। कितने लेटर्स हैं हमारे पास, यहां से लिखना चालू करो, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, वैसे वो लेक्चर 7 या 8 है उसमें बताया हुआ है, शाम वाला जो अपलोड हुआ था, ये आ गया, ठीक है। लेटर असाइन करें, राइट में जितने छोटे लेटर वो लिखो, पीछे से लिखना चालू करो, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब रैंक निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 4 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 2, 1 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 1 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 0 के साथ। हर नंबर को अपने नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, और रैंक निकालने के लिए +1 कर दो। तो 4 × 24 कितना होता है, 96।
ये तो 0 ही होगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा, तो रैंक आ जाएगी 102। अगर याद हो तो ये निकाला था। Yes, sir. पर कुछ खास मतलब इच्छा है तुम्हारी, अगर पसंद आ रहा है तो कर लो, लिख लो अगर लिखना है तो। जहां पर रैपिड लिखवाया था ना, क्वेश्चन करवाया था, वहीं पर लिख लो, क्योंकि ये शायद याद नहीं कर पाओगे। जो मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाएगा, कर लो तो बहुत बढ़िया। लाइक वाले के लिए भी क्या? हाँ, क्या पूछ कर रही है? हाँ, हो जाता है, वो बता देता हूँ। एक आध और करके दिखाऊं या बस आगे समझ? तो कर कुछ नहीं रहा, वो कर वही काम रहे कि अगर आर को फिक्स कर दिया तो इससे पहले कितने लेटर आ चुके हैं? आर से पहले APID आ चुके ना, तो हमने पहले क्या करोगा, ए से सारे वर्ड बनाए होंगे, तो फैक्टोरियल 4 आया होगा। चेक करो, सॉल्यूशन चेक करो एक बार, रैपिड का जो सॉल्यूशन करा था वो चेक करो एक बार। पहले हमने ए से वर्ड बनाए थे, फिर किससे बनाए थे? डी से, फिर आई से, और फिर पी से। 4 लेटर से वर्ड बनाए थे, सबके फैक्टोरियल 4 आया था। तो इसने वही काम करा है कि आर से पहले कितने लेटर आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल 4 से 4 आ रहे हैं तो बाकी कुछ अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 तरीके। फिर ए आया, अब शुरुआत ए से हुई होगी ना, तो आर के बाद डायरेक्ट ए फिक्स हो गया था, आर और ए के बीच में कुछ नहीं आया था। जब आर फिक्स किया था, अगला अपने आप फिक्स हो गया था ए, इसलिए यहां पर कुछ नहीं करना पड़ा तो 0 आया। फिर आगे में क्या किया? पी। अब पी के बाद कितने लेटर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो चेक करो, आर ए के बाद हमने डी फिक्स करा होगा, आर ए डी के बाद आर ए आई फिक्स करा होगा, 2 आए। आर ए आई के बाद किसकी वैल्यू आई होगी? आर ए पी की। तो आर ए पी से पहले कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 2, उनमें दोनों में फैक्टोरियल 2 आया होगा। तो बस उसी लॉजिक को एक रट्टे मारने का तरीका बना दिया बस, ठीक है। बाकी मेरी सलाह पर मत जाओ, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तरीका और तुम्हें लग रहा है कि याद रह जाएगा, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक रहा। तेजस लॉजिक बता दिया। इसका करना है पता? देख, इसमें ये करना होता है, प्रॉपर है ना। पहले कौन आएगा? ई आएगा, तो इसको लेटर, इसको नंबर असाइन करो 1। ई के बाद कौन आता है? ओ, इसको नंबर असाइन करो 2। फिर पी की बारी आएगी तो इसको 3 और 3, इसको 4 और 4। 3 से छोटे कितने नंबर हैं? 2। 4 से छोटे कितने नंबर हैं वो लिखते चलो। बस इसमें क्या होगा, अगर तुम 3 के राइट में देख रहे हो, जैसे अभी मैंने क्या बताया था, यहां पर क्या आएगा? फैक्टोरियल 0 आएगा, फैक्टोरियल 1 आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। ये बोला था ना अभी, ये वाली रो तो लिख ही लोगे ना। जैसे यहां पर फैक्टोरियल 0 से फैक्टोरियल 4 तक गए थे, वैसे ही फैक्टोरियल 0 से फैक्टोरियल 5 तक आएंगे। डिफरेंस इतना आएगा, पी के राइट में तुम ये देखो, लेटर रिपीट कर रहे हैं कोई? कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं? 2, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा तुम्हें। आर के राइट में कोई लेटर है जो रिपीट कर रहे हैं? नहीं, तो फैक्टोरियल 1 वो इस तरीके से चलेगा। करके देख लेना, इच्छा है तुम्हारी। सॉरी, बढ़े आगे? कर लिया नोट सारा? और कोई क्वेश्चन दिया था? 1022 वाला दिया था, वो करवा नहीं रहा, वो बाद में मैंने सोचा जब शाम वालों को लिखवा रहा था, कोई तुक नहीं है उसका, घटिया सा सवाल है, 6 7 8 9 नंबर बनेंगे, तो उस सवाल को मैं स्किप कर रहा हूँ, घर पे कर लेना। नंबर लिखकर ही जोड़ सकते हो उनको। तो कितने नंबर बन रहे हैं? 6 या 9 बन रहे होंगे। 9 बन रहे हैं ना, तो उनको तो डायरेक्ट ऐड कर लेना, वैसा एक ढंग का सवाल करवा देता हूँ। हो गया सबका कुछ? लिखो, क्वेश्चन लिखो, इस टॉपिक का आखिरी लिखो। फाइंड द सम ऑफ all the 6 digit numbers that can be formed using the digits
1 2 2 3 3 3। तो इसमें वो वाला नोट जो लिखवाया था कि सारी डिजिट्स को ऐड करो इनटू फैक्टोरियल n-1 करो 1 1 1 आ जाएगा, वो काम करेगा यहाँ पर? नहीं करेगा। तो बेसिक्स पर जाना पड़ेगा, पर बेसिक्स पर भी जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही बेसिक पर जाना पड़ेगा। एक दो स्टेप लिखते ही पैटर्न पता लग जाएगा, उसी को कॉमन लेकर काम कर लो। अब तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है, या तो मैं करवाऊं या अभी करोगे या मंडे को डिस्कस करें, बोलो। मंडे को करोगे? करके लाओगे? नोट कर लो, फिर घर से करके लाओ। हाँ वही लॉजिक सेम है, लेकिन कोशिश करना कि पूरा ही भी कहानी ना लिखनी पड़े। जैसे पहला सवाल करवाया तो उसमें तो पूरी कहानी लिखी थी मैंने। तुम ऑब्जर्व कर लेना इतनी सी बात कि यूनिट प्लेस पर, टेंस प्लेस पर, सब पर सेम काम होगा। क्या करना है अभी? मेरा तो क्या मन है, मैं तो चलो नोट कर लो, मंडे को करेंगे फिर। लेकिन करके आना ढंग से, ये ना हो कि मैं आगे चीख फाड़ रहा हूँ और गला फाड़ रहा हूँ अपना और तुम लोग ठीक करवा रहा होगा, कुछ ना कुछ करवा रहा होगा, करवाते ही रहता है हर रोज करवाते, आज भी करवाई होगा कुछ ना कुछ। तो एक बात और, जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड करी है भाई, उसी से अटेम्प्ट करना। अगर हार्ड कॉपी वाली बुकलेट से करना चाहो तो कर लो, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन डिस्कस उसी से होगा। तो बाद में वो पंगे मत करना जैसे स्ट्रेट लाइन और सर्कल में तुमने दिमाग खराब किया था मेरा, कि मेरी बुकलेट में 4 सवाल है, इसकी बुकलेट में 10 सवाल है, इसमें नंबर अलग है सर, उसमें से करवा दो, इसमें से करवा दो। पहले ही बोल रहा हूँ ये बात। या फिर एक काम करो, अगर तुम्हें बुकलेट से करना है, सॉफ्ट कॉपी से नहीं अच्छा लगता, आंखें खराब होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, लेकिन बाद में जो डाउट्स हो उनको पीडीएफ से मैच करके लिख लो कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन डाउट है और पीडीएफ में ये 16th नंबर पर है, तो 16th डाउट पूछना है मुझे। डिस्कस मैं पीडीएफ से ही करवाऊंगा। सॉरी, कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। या लिख लो फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स। अगर तुमने बुकलेट अटेम्प्ट करनी चालू करी होगी तो एक क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया था कि 3 एप्पल है और 5 पीचीज हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड करो कि हर ग्रुप में कम से कम 1 एप्पल हो। वो मैंने मार्क करवा दिया था क्योंकि जितनी तुम्हें नॉलेज है उससे कर भी सकते हो, और ये वाला टॉपिक करके तो और भी अच्छे से हो जाएगा। तो थ्योरी लिखो इसकी। द नंबर ऑफ वेज m+n तो वही बात है, जैसे मैं पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना जो भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है या आइडेंटिकल है। अलाइक के लिए परम्यूटेशन अलग पड़ी हमने, डिस्टिंक्ट के लिए अलग पड़ी। थोड़ा बहुत फर्क तो आया है ना, और उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा एंड में आंसर में। तो यहाँ पर जो फिलहाल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं वो किस में करें? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में करें। अलाइक में बाद में करेंगे चैप्टर के एंड की तरफ। तो अब तुम्हें बोला गया है कि तुम्हारे पास m+n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें इनके 2 ग्रुप डिवाइड करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं, जैसे एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चों में से मुझे क्लास में डिबेट करवानी है,
डिबेट के लिए मैंने 15-15 बच्चे अलग अलग करने हैं, तो 15 बच्चों का एक ग्रुप होगा, बाकी 15 का एक ग्रुप होगा। तो कितने तरीके से मैं इन बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो एग्जांपल करेंगे भी अपने। तो m+n ऑब्जेक्ट्स है, दो ग्रुप्स में डिवाइड करने, पहले ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, m, और दूसरे ग्रुप में n। इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी। ये नहीं है कि 30 बच्चे हैं तो दोनों ग्रुप्स में बराबर बराबर 15-15 ही आएंगे, हो सकता है एक में 10 आ जाए, एक में 20 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ वेज। यहां पर लिखोगे टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, m+n। पहला ग्रुप कितने का चाहिए अपने को, m का, दूसरा ग्रुप कितने का चाहिए, n का। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाँ या ना। बता देता हूं कहां से है, उसकी चिंता मत करो। सेकंड केस आता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास m इक्वल टू n हो जाए, अगर m इक्वल टू n हो गया तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितनी होंगी, n+n 2n होंगी, दोनों बराबर है ना, तो m को n से रिप्लेस कर दो, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितनी हुई, 2n। अच्छा, m की जगह दोबारा क्या पुट करोगे, n। दो ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ सेम है, ये मैं बार बार बोलूंगा, स्ट्रेंथ सेम है। स्ट्रेंथ सेम होने का मतलब उनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल है। पहले ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, n, दूसरे में कितनी आ रही है, n। तो जब ये आ जाएगा तो तुम्हें डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा। सॉरी, कुछ कुछ पल्ले पड़ा, क्या कहते हैं, टोटल जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हो उनका फैक्टोरियल ऊपर आएगा। पहले ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट्स चाहिए थी, m, तो m का फैक्टोरियल, दूसरे में n चाहिए थी तो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ये काम होगा, लेकिन ये तभी होगा जब दोनों ग्रुप की स्ट्रेंथ बराबर ना हो। मतलब एक ग्रुप में जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं और दूसरे ग्रुप में जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए। एक में 4 हैं तो दूसरे में 4 से अलावा कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 3, 2, कितनी भी। अगर दोनों ग्रुप की स्ट्रेंथ इक्वल आ जाए, आधी आधी बांटनी है, तो क्या करोगे, टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, 2n है, पहला ग्रुप n का चाहिए, दूसरा ग्रुप n का चाहिए। दो ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। अगर 3 ग्रुप हो जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल हो, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। एक बार लिख लो, मतलब समझा देता हूं इनके कहां से आए, क्यों आए। एक बार फॉर्मूला यूज करना सीख लेंगे, फिर लॉजिक देख लेंगे। तो अभी तक तो हमने क्या करा है, ग्रुप्स में सिर्फ डिवीजन करे, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करे ऑब्जेक्ट्स को। अब मान लो वो बोल दे कि दो बच्चे हैं मेरे पास, एक ए है एक बी है, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बांटने हैं। तो क्या होगा, कोई एक ग्रुप ए के पास जाएगा, कोई दूसरा ग्रुप बी के पास जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज आएंगे, इनटू फैक्टोरियल 2 कर दोगे। तो जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जो भी केस होगा, या तो m n के इक्वल होगा या m n के बराबर होगा, जो भी केस हो उस केस को 2 फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना हो तो। कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा और लॉजिक सीखेंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार जितना आ रहा है उतना समझते चलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, द नंबर ऑफ वेज m+n+p डिफरेंट थिंग्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, m+n+p है, ठीक है। हमें दो ग्रुप में डिवाइड करने, दोबारा दो केस बनाएंगे, या तो m+n+p जो है तीनों में से कोई भी दो नंबर इक्वल नहीं होंगे, सारे के सारे नंबर्स अनइक्वल हैं। तो टोटल अब डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब सॉरी डिवाइड करना इन ऑब्जेक्ट्स को। तो टोटल कितनी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें हमने, m+n+p ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें,
पहले इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, पहले ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट चाहिए m, तो m फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट चाहिए n, तो n फैक्टोरियल, तीसरे ग्रुप में p, तो p फैक्टोरियल। ये समझ में आया? इसी में और क्या वेरिएशन आ सकते हैं कि m इक्वल टू n इक्वल टू p हो जाए, मतलब तीनों ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी। अब टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स होंगी, सबकी जगह n n n पुट कर सकते हो ना, बराबर है n प्लस n कितना हो गया 3n, तो 3n का फैक्टोरियल आएगा। पहले ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट्स चाहिए n, दूसरे में, तीसरे में n। कितने ग्रुप हैं जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल है, स्ट्रेंथ इक्वल मतलब उनमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल होनी चाहिए, 3 है, तो किससे डिवाइड कर दोगे, बस ये काम करना। 4 होगा तो इसी तरीके से एक्सटेंड होता जाएगा जितने भी ग्रुप हो। अगर 2 इक्वल हो एक वो करवा देता हूँ, एक मिनट वो चल सुनी ले, वैसे करवा के देता हूँ, करवा भी दूंगा एग्जांपल सारे इस टाइप के। अगर 2 इक्वल है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 आएगा, भले ही 3 ग्रुप आ रहे हो, जितने ग्रुप की स्ट्रेंथ इक्वल होगी उतने से ही डिवाइड होगा। ठीक है, फिलहाल सिर्फ हमने क्या किया, ग्रुप्स में डिवीजन किए। अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो 3 बच्चों में तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल 3 से, कि कौन सा ग्रुप जो है किस बच्चे के पास जाएगा, ये डिसाइड करने का तरीका इनटू फैक्टोरियल 3। कहां लिखूं, यहीं लिख लो, चलो जाता हूं। To distribute these groups among 3 boys, 3 लड़कों में बांटने हैं तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। लॉजिक सीखोगे पहले एग्जांपल करोगे, लॉजिक तो कुछ नहीं है इसका, मतलब कुछ तो है, सिंपल सी चीज है। मतलब मान लो तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट पड़ी हैं, 10 नहीं 4 ले लो, 4 भी नहीं 5 ले लो, 5 सब्जेक्ट पड़ी हैं ए बी सी डी ई। तुम्हें कहा गया, एक आदमी आया, उसने कहा इन ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करो, इस ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, इस ग्रुप में 3 होनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, कॉमन सेंस है, 5 में से 2 ऑब्जेक्ट उठाओ, उनको साइड में रख दो। अगर 5 में से तुमने 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करके साइड में रख दिया तो उन 2 का ग्रुप बन गया ना अपना। सॉरी, तुम्हारे हाथ में कितनी ऑब्जेक्ट बची, 3 ऑब्जेक्ट बची, वो 3 का अपने आप ग्रुप बन गया, कुछ करने की जरूरत है। तो 5c2 होता कितने, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो वही हुआ ना। टोटल कितनी ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है। पहला ग्रुप 2 का चाहिए तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 आ गया, 3 का चाहिए तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 आ गया। ये बात पल्ले पड़ी, सिलेक्शन करो बाकी काम हो गया। अरेंजमेंट करने की जरूरत है, उसने बोला है कि ग्रुप में कहां पर कौन बैठना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना समझ में है? और ले लो एग्जांपल। अब जैसे मान लो, लेकिन अब तुम्हारे पास 4 लेटर आ गए ए बी सी डी। अब तुम्हें कहा गया कि 2 ग्रुप बनाओ, पहले ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, दूसरे ग्रुप में भी 2 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अब ग्रुप्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल है। अब थोड़ा पंगा पड़ना चालू हुआ। तुमने क्या किया, तुमने दोबारा वही काम किया, 4c2 कर दिया। 4c2 से तुमने 4 में से 2 ऑब्जेक्ट उठाई, उनको उठाकर तुमने अलग बिठा दिया, उनका ग्रुप बन गया। बाकी 2 ऑब्जेक्ट का अपने आप अलग ग्रुप बन गया, ग्रुप्स तो बन गए, लेकिन इसमें रिपीटिशन होना चालू हो जाता है। सपोज करो जो तुमने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करी है वो ए बी सिलेक्ट करी, तो ए ग्रुप तो ए बी का बना, बचा हुआ ग्रुप कौन सा होगा, सी डी का। अगली बार मान लो तुमने सी डी को सिलेक्ट कर लिया, तो बचा हुआ ग्रुप कौन सा होगा। तो ये केस अलग अलग काउंट हुए हैं, सेम काउंट हुए हैं, अलग अलग काउंट हुए ना। जब काउंट करे हैं तब तो अलग ही हुए ना। 4 में से पहले ये 2 ऑब्जेक्ट उठाई, फिर 4 में से ये 2 ऑब्जेक्ट उठाई, तो ये केस अलग अलग ही काउंट हुए होंगे। एक बार ए बी आए, एक बार सी डी आए, लेकिन अलग अलग काउंट करना चाहते थे हम इनको, क्योंकि सेम केस है। पहले भी ए बी का ग्रुप और सी डी का ग्रुप बने, अब भी किसका ग्रुप बने, ए बी का और सी डी का। तो इस रिपीटिशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप्स की अरेंजमेंट हुई है इसलिए डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही था। तुम्हारे पास कितनी ऑब्जेक्ट्स थी, m प्लस n ऑब्जेक्ट्स थी। पहला ग्रुप कितने का चाहिए तुम्हें, m का। तो तुम क्या करो, m प्लस n में से m ऑब्जेक्ट्स अलग करके रख दो, तो m का ग्रुप बन गया। बाकी बची हुई n ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप अपने आप बन जाएगा, तो वो बन गया। तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल m प्लस n, नीचे कितना आएगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। तो वही फॉर्मूला बन गया।
लेकिन अगर यही ग्रुप की स्ट्रेंथ बराबर हो जाए तो क्या होगा, जो n वाला ग्रुप बनाए और n वाला ग्रुप बनाए उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी, वो केसेस रिपीट कर जाएंगे। उस रिपीटिशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करते हैं। समझ में आया रिपीटिशन वाला? ये तो आई होगा, ये तो काफी टाइम से कर रहे हैं, ये वाली बता दो कि रिपीटिशन हो क्यों रहा है और उसको दूर करने के लिए हमने किया क्या है। आ गया समझ? अब इसी को एक्सटेंड कर लो 3 वाले में। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास 6 लेटर हैं, ए बी सी डी ई और एफ। पहली बार तो मुझे बोला गया कि मुझे पहला ग्रुप बनाना है जिसमें 1 लेटर हो, दूसरे ग्रुप में 2 लेटर होनी चाहिए, तीसरे ग्रुप में 3 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सोच के देखो। मेरे पास 6 लेटर है ना, पहला ग्रुप बनाने के लिए कितने लेटर का सिलेक्शन करना है, 1 का। 6 में से 1 लेटर सिलेक्ट करा, ग्रुप बन गया उसका। मान लो ए वाला चला गया, अब कितने लेटर्स बचे, 5। उन 5 में से मुझे कितने का सिलेक्शन करना है, तो 2 वाला ग्रुप भी बन गया। अब कितने लेटर बचे, 3। उन 3 का ग्रुप अपने आप बन गया, बनाना पड़ेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 61 कितना होता है, बनाने की कोशिश करनी, 6 तो होता है, ठीक है। ये आएगा या नहीं आएगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटा, तो क्या आ गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 आ गया। इसी को फॉर्मूला बनाकर क्या लिख सकते थे, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ग्रुप 1 का चाहिए तो फैक्टोरियल 1, 2 का चाहिए तो फैक्टोरियल 2, 3 का चाहिए तो फैक्टोरियल 3। तो बार बार वो पूरा प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए हमने एक तरह से डायरेक्ट याद ही कर लिया, और बार बार यूज होता है और कहीं फेल नहीं होता, इसलिए शॉर्टकट मान लो एक तरह से। लेकिन अब दिक्कत दोबारा कब आएगी, यहां पर तो ग्रुप्स की स्ट्रेंथ अलग अलग थी, लेकिन मान लो तुम्हें बोल दिया जाए इसमें मुझे कितनी ऑब्जेक्ट चाहिए, 2, सेकंड वाले में भी 2 चाहिए, थर्ड वाले में भी 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले 6C2 करूंगा, फिर 4C2 करूंगा और फिर करूंगा 2C2। आएगा, हाँ या ना? लेकिन दोबारा क्या हुआ, जब मुझे 2 ऑब्जेक्ट लेनी थी, मान लो मैंने पहले ए बी वाली ऑब्जेक्ट्स ले ली, तो ए बी का ग्रुप बना, फिर मैंने सी डी ले ली, उनका एक ग्रुप बना, फिर ई एफ ले ली, उसका एक ग्रुप बना। ये केस आ गया होगा। अब जब मुझे 6 में से 2 ऑब्जेक्ट चाहिए थी, मैंने ए बी की जगह मैंने सी डी का सिलेक्शन कर लिया। अब कितनी ऑब्जेक्ट बची मेरे पास, 4। उन 4 में से मैंने जब 2 का सिलेक्शन करा तो मैंने ई एफ का सिलेक्शन कर लिया। पॉसिबल है या नहीं ये चीज, बिल्कुल पॉसिबल है। बाकी 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है, ई एफ आ गया, तो किसका पेयर बन गया, ए बी का। अगली बार मैंने क्या करा, मैंने जब 2 ऑब्जेक्ट लेनी थी, मैंने ए बी का सिलेक्शन कर लिया। जब मैंने ए बी का सिलेक्शन करा तो सी डी ई एफ 4 ऑप्शन है, इन 4 में से मैंने फिर 2 का सिलेक्शन कर लिया, ई एफ का, और फिर सी डी का कर लिया। तो मैंने उस टाइम भी बार बार बोला था कि अगर टुकड़ों में सिलेक्शन कर रहे हो तो उन टुकड़ों में अरेंजमेंट हो रही है अपने आप। तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, हर केस में जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं, लेकिन उन 3 ग्रुप्स की अपने आप अरेंजमेंट हो जा रही है, और अरेंजमेंट हमें करनी नहीं थी, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ग्रुप की स्ट्रेंथ सेम है। अगर 4 ग्रुप की स्ट्रेंथ सेम होगी तो, ये बात समझ में आई? तो उसी को हमने फॉर्मूला बनाकर पीछे लिख लिया। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब मान लो तुम्हारे पास 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक एम का एक एन का, और 2 बच्चे हैं, एक मान लो राम है एक श्याम है। अब तुम्हें डिसाइड करने की राम को कौन सा ग्रुप मिलेगा, श्याम को कौन सा मिलेगा। तो एम के पास जाने के कितने तरीके हैं, 2। एन के पास एक ही होगा ना। अगर एम के लिए तुम 2 बोल चुके हो तो वो किसी ना किसी के पास तो जा चुके हैं ना। मान लो राम के पास जा चुके हैं, तो एन वाला अपने आप किसके पास जाएगा, श्याम के पास। मान लो यहां पर 3 ग्रुप थे, एक एम का था, एक एन का, एक पी का, 3 बच्चे हैं। इसके पास जाने के कितने ऑप्शन है, 3। मान लो ये चला गया राम के पास। अब एन के पास कितने, 2, क्योंकि राम के पास नहीं जा सकता ना, 2। फिर कितने आएंगे, कितना आ गया, तो पहले ग्रुप्स में डिवाइड करो, फिर फैक्टोरियल 3 कर दो। 4 ग्रुप होंगे तो जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, बच्चों में बांट रहे हो, अब वो सवाल लैंग्वेज चेंज कर सकता है, मैं बच्चों में बांट रहा हूं, वो हो सकता है बोल दे कि चलो क्वेश्चन कर लेंगे, उससे पता लग जाएगा। कहीं पर भी बांटने हैं, ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जितने बच्चों में करना होगा उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे फैक्टोरियल से। उस टाइम ये फर्क नहीं पड़ता कि ग्रुप्स की स्ट्रेंथ सेम है या नहीं है, वो भाड़ में गया, उसको हम बैलेंस कर चुके हैं ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करके। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
वैसे तो लॉजिक ऑब्वियसली कोई पूछता नहीं है, लेकिन सीख लो तो बढ़िया है, लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। दोबारा बताना है कुछ? नोट कर लिया ये पूरा पेज? कुछ नोट करना है? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कर लो। वैसे तो क्या ही करोगे इसमें। देवांश कह रहे सर मुझे फोन करना पड़ता है सीट के लिए। तुझे तो देखे हुए बहुत टाइम हो गया। देवांश कौन सा है? वही है क्या जो यहाँ बैठता होता था शुरू में? देवांश गंभीर। एक तो नाम भी भाई तेरा। कर लो, कोई बात नहीं, फालतू की बातें करना है। कुछ नोटिस में वैसे ही मत्था मारा मैंने। चलो सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करके देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या करना चाह रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 14 objects can be divided into groups containing फोर्टीन लिखना मत एक बार। Objects respectively। सम करना है इनका, कितना आ रहा है? 10 और 15 25 आ रहे हैं ना। 25 लिख लेना यहाँ पर। 25 ऑब्जेक्ट्स है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने। दो दो के कितने ग्रुप चाहिए? 5, और 5 5 के 3 ग्रुप करो। ऑब्वियसली कैलकुलेट मत करने लग जाना, फैक्टोरियल में आंसर चाहिए बस। आ गया आंसर? कुछ नहीं करना, घटिया सा सवाल है। टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं? पहले ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट चाहिए? 2। फिर 2 आएगा फैक्टोरियल, कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो फैक्टोरियल 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 5। फिर ग्रुप किसका चाहिए? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 कितनी बार आएगा? 3 बार। इतना काम हुआ। लेकिन अब कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है, तो ऐसा नहीं कि 8 से डिवाइड कर दिया, ये नहीं होगा। कितने ग्रुप हैं जिनकी स्ट्रेंथ बराबर है? 5। तो इन पांचों में अरेंजमेंट हुई होगी ना, तो इन अरेंजमेंट को बैलेंस करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? फैक्टोरियल 5 से। ये फैक्टोरियल 5 इसलिए है क्योंकि 5 5 के ग्रुप बनाने थे। वो फैक्टोरियल 5 क्यों है? क्योंकि 5 ग्रुप की स्ट्रेंथ सेम है। अच्छा, और कितने ग्रुप हैं जिनकी स्ट्रेंथ सेम है? 3। तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। ये आंसर है। समझ में आया करना क्या? कोई दिक्कत? एक आध और लिख लो फिर चलते हैं, मतलब होमवर्क दूंगा इससे पहले। एक लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। अच्छा, अभी तो सिर्फ ग्रुप बनाने थे। कितने ग्रुप बने टोटल? 8 ग्रुप बने, 5 वो 3 वो। अगर इन 8 ग्रुप्स को 8 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता, इनटू फैक्टोरियल 8 आया था। उसमें मैटर नहीं करता कि इतने ग्रुप सेम है कितने नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। जितनों में बांटना है उनको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड into groups containing 2
ऑब्जेक्ट्स। हाँ मैं पीछे तुम में से कोई पूछ रहा था, एक शायद तो ही पूछा था कि अगर दो ग्रुप सेम हो तीसरा ना हो तो हो गया समझ, आगे समझ कैसे करो जल्दी। आगे बस नॉर्मल है क्या? कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं? 10 है। पहला ग्रुप कितने का चाहिए? 2 का। तो फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 2 आएगा, फिर फैक्टोरियल 2 आएगा। कितनी बार आएगा? 3 बार। तो पूरे की पावर फैक्टोरियल 3। फिर कितने का ग्रुप चाहिए अपने को? 4 का, तो फैक्टोरियल 4। प्रोसेस वही चल रहा है, पहले 10 में से 2 ली होंगी, फिर 8 बची होंगी, 8 में से फिर 2 का सिलेक्शन, फिर 6 बची होंगी, 6 में से फिर 2 का सिलेक्शन, फिर कितनी बची होंगी? 4। उन 4 में से 4 का सिलेक्शन, तो एक ही तरीके। फिर हम देखेंगे कि कितने ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ सेम है। कितने ग्रुप ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ सेम है? 3। तो डिवाइड आएगा फैक्टोरियल 3। आगे समझ? टोटल कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? 4। अगर इन चारों ग्रुप्स को 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4। चेक कर लोगे? टाइम चाहिए नोट करने का? हो गया बस। अगला सवाल लिखो, पत्तों पर आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। $52 playing cards. Can be equally distributed among 4 players. कौन सा पत्ता दिलवाना है? Yes. अगर हार्ट्स है, 13 हार्ट्स होते हैं, अगर 4 बंदों में 4 दोगे तो बाकी 9 कौन लेकर जाएगा? किसको दोगे वो? ये वो वाला काम नहीं है ना, बीच में पड़े हुए कुछ पत्ते। 52 के 52 पत्ते बांटने हैं। कोर्ट पीस आता है जैसे सीप में क्या होता है, सीप में 4 पत्ते मिलते हैं शुरू में, तो ये वो वाला काम नहीं है, सारे पत्ते बांटने हैं, 13 पत्ते। कोर्ट पीस खेलिए कभी? अच्छी बात है। क्या भाई? क्या करे? बोल ले। अच्छा, जोक ऑफ द डे। क्या करे? सर आपने बना रखा है इसको। क्या बना रखे? तो माहौल क्या माहौल समझ नहीं आया मेरे। माहौल बने रहना चाहिए तो क्या? अच्छा। तो 52 पत्ते, 13 पत्ते बटने चाहिए, बीच में कुछ नहीं पड़ा हुआ। पोकर में कितने पत्ते मिलते हैं? 3 पत्ती होती है वो। और मैं इसलिए पूछ रहा था, जुआ खेलना अभी 12वीं में हो तुम लोग? 12वीं में भी नहीं पहुंचे, अभी तो 11वीं में ही हो, तो पता कैसे है? और पता भी कहाँ है? आप ही कह रहे हो 5 होते हैं 3 पत्ती में, तो 3 तो गलत जवाब दिया मैंने। पोकर में 5 होते हैं, उसमें 3 होते हैं। पोकर में 2 भी होते हैं वैसे। अलग-अलग गेम्स होते हैं ना। टेक्सास होल्डम और सर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था यही तो किया था। बोल चुकी है तो कर ले, अब सवाल कर ले, हो गया। वो स्टेटमेंट तेरे मुंह से निकल चुके हैं, सबके कानों तक पहुंच चुके हैं, हो गया वो। कर लो, तुम्हारे घर वाले कहेंगे मास्टर ने मैथ सिखाई ना सिखाई, पोकर और सिखा दिया। कर लो सवाल कर लो। 52 कार्ड्स हैं, इक्वली बांटने हैं। हर प्लेयर को कितने कार्ड्स मिलेंगे? 13 मिलेंगे। और एस कितने होते हैं? एस का मतलब क्या होता है जिनको नहीं पता? 21। हर सूट का एक एस होता है, हर प्लेयर को एक एस मिलेगा, एक बराबर। कौन सा मिलेगा वो हमें तय करना है। करो जल्दी।
सॉरी, इतनी देर में क्वेश्चन लिख दूं तुम्हारे और। आ गया आंसर सबका? कुछ नहीं करना, 4 पेयर हैं। क्या नाम मानने? ABCD। ए इसको क्या मानोगे? चलो मान लो। 4 प्लेयर हैं, क्या कह रहे हैं? 4 प्लेयर हैं ABCD। पहले तो एस की बात करते हैं। एस जरूरी है पहले। कितने एस होंगे? 4 होंगे। वैसे तो इतनी मेहनत करनी जो होती है मैं बार बार बोल चुका हूँ, लेकिन नाम लिख लो। एस, ए स्पेड्स का। दूसरा एस किसका होगा? डायमंड्स का। तो पहले तो एक काम करते हैं, जो जरूरी कंडीशन है ना, बाकी पत्तों का तो फर्क नहीं पड़ता किसको कितने पत्ते मिल रहे हैं, भाड़ में गया। ये 4 पत्ते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हर प्लेयर को कितने पत्ते मिलेंगे? इन 4 में से एक एक पत्ता मिलेगा ना। तो 4 अलग अलग कार्ड्स को 4 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज आएंगे? फैक्टोरियल 4। ठीक है, इसके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। फिर इसके पास 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, 1 बचेगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? फैक्टोरियल 4। इससे हुआ क्या? इससे हुआ है कि हर प्लेयर को एक एक एस मिल चुका है। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। 52 में से 4 कार्ड्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कितने बचे? 48 बचे। अब 48 को डिस्ट्रीब्यूट करने कितने ग्रुप्स में डिवाइड करने? अब देखो, जो ए बंदा है, ए बंदे को एक एस तो मिल ही चुके हैं ना, एक पत्ता तो मिल चुके हैं। कितने पत्ते चाहिए थे उसे? 13। एक मिल चुके हैं, और कितने चाहिए होंगे? 12। तो 48 में हम क्या करेंगे? 12-12 के 4 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप ए को दे देंगे, एक बी को, एक सी और एक डी को। समझ रहे हो ये बात? तो फैक्टोरियल 48 पहला ग्रुप कितने का चाहिए? 12 का। फिर 12 का 12 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। फैक्टोरियल 4 सॉरी पावर 4 आ जाएगी। कितने ग्रुप हैं जिनकी स्ट्रेंथ सेम है? 4 ग्रुप हैं। तो किससे डिवाइड करोगे? फैक्टोरियल 4। ग्रुपिंग होगी हमारी? काफी है इतना, क्योंकि अभी सिर्फ कार्ड्स के ग्रुप बने हैं। कौन सा ग्रुप किस प्लेयर के पास जाएगा वो भी तो करना है ना। तो डिवीजन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करने। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज होंगे? तो भले ये फैक्टोरियल 4, ये वाला फैक्टोरियल 4 कट रहा हो एंड में, लेकिन तुम्हें प्रॉपर लिखना है नोट्स में, ताकि बाद में याद आ जाए क्या करना चाह रहे थे। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में लिख देता हूं। इस पर्टिकुलर की बात की गई, अपने आप लिख लिया करो। Distribution of 4 aces among the 4 players। अच्छा, इससे क्या करना चाहे हमने? Dividing 48 cards कार्ड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हर ग्रुप में 12-12 हैं। तो काम वही हो रहा है, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो उसको पहले कर दो, बाकी रैंडम जो करना है करते जाओ। इस फैक्टोरियल 4 से हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप्स जल्दी से नोट करो, फिर अगला करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 8 डिफरेंट बुक्स, कहाँ गया वो? छुट्टी है कल तुम्हारी? आंसू से टपकाना चालू कर देते हो तुम लोग साथ के साथ। पता नहीं, मतलब अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो अब घर ही नहीं जा पाएंगे।
मम्मी को फोन कर लेने दो कि हम बस इतना ही था हमारा साथ, 10-15 साल जीवन जी लिया, बहुत हो गया, बस अगले जन्म में मिलेंगे या मरने के बाद चले जाओगे, घर ही जाना है, 2 दिन घर पे ही हो, 2.5 दिन घर पे ही हो। इन हाउ मेनी वेज? घर पे बड़ी तुम्हारी इज्जत है, जैसे घर पे आते वो कभी खुशी कभी गम की तरह मम्मी, वो तो है नहीं तुम्हारे साथ। घर वाले भी कहते होंगे फिर आ गया तू, गुम नहीं हुआ, हो जाएगा कभी कभी। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिफरेंट बुक्स can be distributed among 3 boys? If each boy gets at least 2 books, हर लड़के को कम से कम 2 बुक तो मिलनी ही चाहिए, जरूरी है। Sorry. Find the number of ways to give 16 different objects. कहाँ गया सवाल, कहाँ गया? 3 क्या करे? जा भग जा, अगर बस हो गई जा। कौन बोल रहा था? ABC so that आखिरी है, भग जाना है इसके बाद। एक पहले 3 ये करके लाना ढंग से। ये जो ऊपर वाला है ना 8 डिफरेंट बुक्स वाला, ये वैसा सही क्वेश्चन है जैसा एपोलो पीचीज वाला है। तो एक बार दिमाग लगा लेना, इसमें बताया हुआ है कि किस बच्चे को कितनी बुक्स मिलेंगी, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम डिसाइड करेंगे तो केसेस बनाएंगे कि हो सकता है एक बच्चे को 5 मिल जाए, किसी बच्चे को 6 मिल जाए, इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन में आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना इसका। नोट कर लो, जिसका हो गया वो चले जाओ।